हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, रामबाण सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज एक बार फिर से हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें दो प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार 2012 में और एक बार 2020 में पूछा गया है पहला प्रश्न। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रामबाण सीरीज के बारे में बता दूँ ये क्या है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है, जहां पर मैं आपको ना केवल ये बताता हूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बल्कि ये भी कि उसको लिखना कैसे है। लिखना, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है बच्चों। अगर वो आ गया तो आपके मतलब जो मार्क्स हैं वो पूरे पूरे आने के पूरी संभावना होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों कि जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उस पर क्या होता है। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। देखो बच्चे, अब एक धातु के लवण में अगर किसी दूसरे धातु को डाला जाए तो हम सब जानते हैं कि एकल विस्थापन नाम का एक अभिक्रिया होता था। लेकिन ये कब होता है कि जब एक कम क्रियाशील धातु के लवण में एक अधिक क्रियाशील धातु को हम डालेंगे तो अधिक क्रियाशील धातु जो है ना, वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। यही अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पर किसको डाल रहे हैं? जिंक को डाल रहे हैं आयरन सल्फेट के विलयन में। और हम जानते हैं कि हमारा जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो आयरन को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, ठीक ना। तो अब एक बार हमारे दिमाग में पूरा मूवी बन गया। अब उसे ना शब्द दे देने हैं बच्चों, शब्द देते हुए उसे कॉपी पे छाप देना है। वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है शर्त। हम जानते हैं कि कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा ये वाला चीज़ हो गया। अब आते हैं कि होगा क्या इसमें। तो होगा ये कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण फेरस सल्फेट के लवणीय विलयन से Fe को यानी कि लोहे को विस्थापित कर देता है, ठीक ना। अब देखो, हमने ना केवल यहाँ पे ये लिखा कि जो जिंक है वो फिर ये को लोहे को विस्थापित करेगा, बल्कि ये भी लिखा कि क्यों विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक जो है वो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है बच्चों, ठीक ना। तो ये लाइन भी हमने यहाँ पर लिखा। अब वो अभिक्रिया भी आपने लिख देना है। तो अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? Zn, ये Zn थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, Z बड़ा और N हमेशा छोटा होता है। मतलब पहला लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। तो Zn जो है वो FeSO4 के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद ZnSO4 बनाया और साथ में लोहे को यहाँ पे विस्थापित करके भी दिखा देना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न हम लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखें। देखो, अयस्क से जो हम धातु को बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ चरण होते हैं, तो उन चरणों को हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, धातु के अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना एवं उनका शुद्धिकरण आदि करना धातु कर्म कहा जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के चरण निम्न है। आपको इस तरीके से शुरुआत के जो मतलब भूमिका है ना, वो ऐसे बनाना है कि अयस्क से, या ऐसे कि धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना एवं उनका शुद्धिकरण करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? धातु कर्म कहलाता है। और अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के चरण क्या है? निम्न है। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले 1 2 3 करके लिखेंगे कि सर्वप्रथम जमीन से अयस्क को प्राप्त किया जाता है। सही बात है, जमीन से अयस्क को निकालिए। उसके बाद प्राप्त अयस्क को अलग अलग विधियों द्वारा सांद्रण किया जाता है। देखो, जैसा अयस्क रहा वैसा ही हम सांद्रण की विधि अपनाएंगे। हम जानते हैं कि सांद्रण की कई विधियां हैं। सबसे पहला विधि तो हाथ से चुन करके कर देते हैं। उसके बाद गुरुत्व पृथक्करण विधि नाम का होता है, निछालन होता है, फेन प्लवन विधि होता है ना। तो बहुत सारी विधियां हैं बच्चों। तो उन जैसा अयस्क रहा वैसा ही हम उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्त अयस्क को अलग अलग विधियों द्वारा सांद्रण किया जाता है। जिस विधि से होने लायक रहे उस विधि से करेंगे। उसके बाद सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। जब एक बार हमारा अयस्क साफ सुथरा हो जाए सांद्रण के बाद, तो फिर हम उस अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। इसके लिए हम लोग दो प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक ना। दो में से कोई एक, या तो हम
सांद्रित अयस्क का भर्जन करेंगे, ठीक, या फिर हम सांद्रित अयस्क का निस्तापन करेंगे। ये दो में से एक काम करने पर क्या होता है बच्चों, तो हमारा जो अयस्क है वो क्या हो जाता है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। अब ये भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है, अगर आप चाहें, मैं तो चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं। ये आप लोगों के लिए रहा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है। अगला स्टेप ये है कि जब हम धातु को, ये अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि उस धातु के ऑक्साइड को फिर धातु में बदलते हैं, और इसके लिए हम उसका क्या करते हैं बच्चों, अवकरण करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे कि धातु के ऑक्साइड का अवकरण द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, अवकरण द्वारा धातु में बदला जाता है। धातु के ऑक्साइड को अवकरण के द्वारा धातु में परिवर्तित किया जाता है। ये अवकरण आपने लिख देना है बच्चों, ठीक है। और फाइनली हम लिखेंगे कि और अंत में धातु का शुद्धिकरण कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, धातु का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक ना। इसके लिए भी विधियां हैं, वैद्युत अपघटन विधि है, या तो फिर ये है क्या बोलते हैं उसे, गर्म कर करके भी हम उसे शुद्ध करते हैं, ठीक। तो गलनिक ये शुद्धिकरण कहते हैं उसे। तो लास्ट यही हो गया बच्चों। तो कुल 5 स्टेप्स शामिल होते हैं ये धातुओं के अयस्क से धातु प्राप्त करने में। ओके, तो यही था बच्चों आज के 2 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।